अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेहत पर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौसम की तब्दीली पर। और जैसे आप जानते हैं कि एकदम से जो मौसम चेंज हो गया है तो ये लेके आया है अजीब व गरीब किस्म के असरात। आगे बढ़ते प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता कुछ सालों से जैसे आप जानते हैं कि हम डेंगू से लड़ रहे हैं और फिर कोरोना वायरस आ गया तो हमने 2020 से अब तक कोरोना के खदशात भी देखे और लाखों केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए और बड़ा एक पैनिक क्रिएट हो गया था पूरी दुनिया में कि शायद कोरोना जानलेवा है। लेकिन पाकिस्तान सरे फहरिस्त रहा जिसने कोरोना वायरस में बहुत जल्दी अपने आप को स्टैंड किया और कोरोना को मार भगाया। लेकिन अब थोड़ा तब्दीली आ गई है। क्लाइमेट चेंज ने हमारे पूरे मौसम को दोबारा बदल दिया है, हमारे मौसमों को, हमारी डेली रूटीन्स को बदल दिया है और उसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं कि मौसम एकदम से करवट बदला है। मतलब अक्टूबर के एंड में गर्मी थी, एसी चल रहे थे, एक बारिश हुई है और उसके बाद से एसी क्या पंखे भी बंद हो गए। ठीक है, ये आपने एक्सपीरियंस किया है। तो हमने ये सोचा हम इस पर बात करें और फिर हुआ कुछ ऐसा कि एक ऐसा वायरस रिपोर्ट हुआ जिसने पाकिस्तान में लोगों को हिला दिया और वो था चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया भी एक ऐसा वायरस है जैसा कोरोना है, जैसा डेंगू है, जैसा मलेरिया है। अब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चिकनगुनिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किस तरह से फैलता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। और फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे वायरल फ्लू पे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एकदम से मौसम की तब्दीली लोगों में फ्लू को ज़्यादा बढ़ा रही है और ये रूटीन फ्लू नहीं है, ये रूटीन से हटकर फ्लू है। ये फ्लू किस तरह से फैलेगा, किस तरह से फैलता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर डीप डिस्कशन करने के लिए हमने कुछ डॉक्टर्स को आज के प्रोग्राम में लाइनअप किया है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं और आपने प्रोग्राम को एंड तक देखना है क्योंकि प्रोग्राम में आज हम सेहत पर बात करेंगे जो आपके, हमारे, हम सब की फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन जब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसा आप जानते हैं कि हम थोड़ा हमारे रूटीन टॉपिक से हटकर भी कुछ टॉपिक्स पर बात करना ज़रूरी समझते हैं और जो आगाही प्रोग्राम है उस पर भी कभी कभी फोकस करते हैं। आज भी हम थोड़ा इस ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, जो सेहत से रिलेटेड है। और जैसा आप जानते हैं कि मौसम में तब्दीली है और ये मौसम में तब्दीली हमने इस साल शुरुआत में ही महसूस कर ली थी। जैसे ही समर का आगाज़ हुआ था, जैसे ही मौसम गर्मा का आगाज़ हुआ था, मौसम गर्मा मौसम रूटीन से पहले ही शुरू हो गया था आप जानते हैं। और गंदम को लेकर के बहुत इश्यूज़ हुआ था इन द बिगिनिंग के, पहले ही उसका दाना पक गया था और वो ग्रो नहीं कर पाया। फिर और बहुत सारे इश्यूज़ अगर हम देखें तो अगर हम खुराक से लेकर हेल्थ तक की बात करें तो ओवरऑल इंसानी सेहत की बात करें या जानवरों की सेहत की बात करें तो ओवरऑल एक जो चेंज है वो हमने फील किया इस बार मौसम में। और अभी जैसे कि सर्दी भी मतवक्को है कि इस बार शदीद पड़ने वाली है स्पेशली पंजाब के अंदर, तो उसके हवाले से भी जो लाहे अमल है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं डॉक्टर तैमूर साहब के साथ मौजूद हूँ। आप FCPS आप मेडिसिन है और सर्कल प्रोग्राम में इसलिए वेलकम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम थोड़ा फ्लू और थोड़ा दीगर जो बीमारियां हैं जो इस बार मौसम के आगाज़ में ही बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। सर कैसे आप ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा आज 2025 के आगाज़ से शुरू करते हैं। मौसम की तब्दीली इस बार रूटीन से पहले ही शुरू हो गई थी। जैसे कि मौसम गर्मा पहले आ गया, अब मौसम सरमा की बात करें, सर्दियों का मौसम भी शिद्दत पकड़ रहा है। एकदम से ये जो सितंबर के महीने का एंड हुआ है और जैसे ही अक्टूबर का स्टार्ट हुआ है मौसम में एकदम से चेंज आया है। क्या कहेंगे इस बारे से? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ही बारिश की वजह से मौसम इतना चेंज हुआ है कि बिल्कुल जो पंखे भी बंद हो गए, पहले AC बंद होते थे, पंखे चलते रहते थे, एब्रप्ट चेंज हुआ है। तो ये क्लाइमेट चेंज पहले अक्टूबर में हमने बहुत कम देखा है इस तरह, तो ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, फ्लू हम देख रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो कि हर सीज़न में हम रिपोर्ट देखते हैं और बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट्स आते हैं। आप जैसे हॉस्पिटल में मौजूद हैं, बताएंगे थोड़ा रूटीन पिछले सालों की आपकी प्रैक्टिस है, वही रूटीन है मरीज़ों की जो मौसम की तब्दीली में होती है या इस बार कुछ चेंज आपने फील किया? जी बिल्कुल, फ्लू एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हमें समझना, उसको सीखना ज़रूरी है। कुछ फ्लू तो जनरली हमें कुछ एलर्जीज़ की वजह से होते हैं और जो कुछ फ्लू जो मौसम की तब्दीली की वजह से होता है वो उसमें वायरसेस होते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली मौसम चेंज हुआ या सैलाब आए और मुख्तलिफ चेंजेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं उसकी वजह से जो डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस आते हैं उसे
एक जनरल जो फ्लू होता है उसको हम वायरल फ्लू कहते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों में डिफरेंशिएट करना हमें बहुत इजी होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे हमें जी, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं तो उससे हमें फ्लू हो गया, हम समझते हैं कि ये पेशेंट को फ्लू हो गया, ये मतलब किसी भी चीज़। अच्छा, रीज़न डॉक्टर साहब, रीज़न भी लोगों को समटाइम समझ में नहीं आती कि वजह क्या बन रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, अब आटा खोला है, उसके वो नाक में हुआ थोड़ा बहुत, वो फ्लू हो गया। अब जनरली लोग इस सारे फ्लू को समझते हैं कि ये वायरल हो गया जी, कंटेजियस है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो इस तरह का फ्लू पूरा साल रहता है लोगों को, डिपेंडिंग कि उसको एलर्जी किस चीज़ से है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो हमें मौसमी फ्लू की बात कर रहे हैं, तो वो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उससे रिलेटेड होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, और उसके मुख्तलिफ स्ट्रेन होते हैं। तो वो किस तरह हमें प्रेजेंट करता है बॉडी के अंदर, वो जनरल फ्लू के साथ उसके दूसरे अलामात होते हैं। खांसी हो गई, जिस्म में दर्दें शुरू हो गई, और छोटा मोटा जो बुखार हो गया। ये वाली चीज़ें जब मौसम चेंज के साथ जब आती हैं, तो ये वायरल फ्लू को हम सजेस्ट करते हैं कि ये वाली चीज़ है। तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना इजी होता है, लेकिन लोगों को अगर पता हो तो वो भी फिर इस पे तशखीस से जल्दी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको थोड़ी बहुत नो हाउ है, उन्हें तो अगर चीज़ समझाई जाए या वो कहीं पढ़ लें या देख लें तो वो उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं। लेकिन हमारी जो रूरल एरियाज़ हैं, वो इलाके जहाँ पर करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो देहातों में रहते हैं, अब वो शायद इन चीज़ों को उतनी आसानी से समझ नहीं पाते जितनी आसानी से कुछ पढ़े लिखे लोग समझ पाते हैं। ऐसे लोगों को किस तरह से एड्रेस करते हैं फिर ये सारी सिचुएशन? ऑब्वियसली आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मोस्टली तो ये हम रूरल एरिया और वो लोग जो इनको समझते नहीं उनके लिए। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता होता है कि ये हमने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, या मतलब उनको पहले भी ये पिछले सालों में हो चुका है, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। अब मैं उनके लिए जो रूरल एरिया में लोग हैं, जिनको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मौसम चेंज होता है तो उनको ये जो अलामत मैंने पहले बताई हैं, फ्लू की, बुखार की, जिस्म में दर्दों की, थकावट की, या छोटा मोटा वो ये वाली चीज़ों में फ़ौरन एंटीबायोटिक लेने से इज्तनाब करें। ये ना हो कि वो एक मर्ज़ को जिसका एंटीबायोटिक इलाज ही नहीं है उसकी तरफ को चले जाएँ, ठीक है। ये सेल्फ रेमिटिंग डिजीज़ है, जिसको हम कहते हैं खुद ब खुद ठीक होने वाली है। बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होती है उसके। जैसे ये वायरस हमारे इंटरेक्शन में आता है, सबसे पहले हम समझना ज़रूरी है, एक बंदे को वायरस हुआ तो दूसरे के साथ ये हमारे ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है। हाँ, पॉसिबिलिटी, खांसी के साथ है, स्नीजिंग के साथ है, छिंकों के साथ। तो उस बंदे की जिसको हो गया वो कोशिश करें मास्क पहने, या दूसरा बंदा कोशिश करे जो अफेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहें। अब तो ये एक तो इंडिविजुअल केयर है, दूसरा है लोगों की केयर है। मतलब अगर किसी मुझे हुआ तो मैं कोशिश करूँगा मैं रेस्ट करूँ, लोगों के पास ना जाऊँ, बीमार लोगों के पास ना जाऊँ, ऑब्वियसली बच्चों के पास और बुज़ुर्गों के पास ना जाऊँ जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, या वो लोग जिनके ऑर्गन्स इफेक्ट हुए हुए हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, उनको किडनी डिजीज़ है, या डायबिटीज़ जो कि ऑलरेडी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। तो उन लोगों के लिए जो थ्रेशोल्ड होता है ना इफेक्ट होने का, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ वो प्रिकॉशन है जो लोगों की तरफ है। एक अपनी एहतियात करनी, उसमें यह है कि आई बिलीव कि जैसे ही आप भी फील करते हैं तो हम पैनाडोल ले सकते हैं बुखार के लिए, फ्लू के लिए एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, और इसके साथ वेट करें कि कुछ अरसे के अंदर हम अपनी डाइट में प्रोटीन की टेकअप ज़्यादा करें, यखनी, सूप, इस तरह की हम चीज़ें लें जिसकी वजह से हमें बॉडी को वो मौसम चेंज और वायरल फ्लू को फाइट करने के लिए हमारे इम्यूनिटी बेहतर हो। अगर सर ब्रेक की जाने जाते हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक दो और अहम सवाल हैं जो हमारे बहुत नॉर्मल रूटीन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उस पर बात होना और उस पर एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच खवतीन साहब, हम वापस आ चुके हैं और आज हम थोड़ा हेल्थ पर बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जो फिजी ड्रिंक्स हैं, जो फिजी फूड है या ठंडी चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें घरों में भी कहा जाता है कि जी सर्दी है तो मत खाओ, गला ख़राब हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा। और यूजुअली केसेस में ऐसा होता भी है कि फिजी ड्रिंक्स या कुछ ऐसा जो ठंडी चीज़ें हैं वो खाने से कई लोगों को फ्लू हो भी जाता है। मुझे बताएंगे, इज़ दैट नॉर्मल या ये स्पेसिफिक ही होता है जिन लोगों को सिर्फ वो फिजी ड्रिंक से या उन ठंडी चीज़ों से एलर्जी होती है, या सिर्फ उन लोगों के लिए है? एक्चुअली ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, हर बंदे का जिस्म दूसरे से डिफरेंट है। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, किसी को नहीं है। अगर एक ठंडा पानी एक लड़का या कोई बंदा पी लेता है, उसको इफेक्ट हो जाता है, तो इट डजंट मीन कि दूसरे को भी हो। लेकिन इस हमारे घरों में ऐसा होता है ना कि अगर ऐसा हो रहा है तो लगता है कि वो ये सभी को होगा, तो इससे इज्तनाब किया जाए। इस बेटर कि हम सबको यही एडवाइस करते हैं जनरली कि आप
ठंडी चीज़ों से, मशरूबात से, इनसे अवॉइड करें और गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आपको जो सूदिंग इफेक्ट गले को, और बाकी जो एक और मिथ ये भी है कि जब आप ठंडी चीज़ें लेंगे तो ये वायरल इन्फेक्शन भी उन पेशेंट्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। जी, तो इसलिए हमें इस मौसम की चेंजिंग के साथ साथ जो प्रिकॉशंस लेने हैं, इन ठंडी चीज़ों, मशरूबात से भी बचना है। अब इसके अलावा एक बंदा अफेक्ट नहीं भी हुआ तो अभी हमारे पास इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, जो मैं अभी अगर आपको बीमारी भी नहीं हुई लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो 1 साल की वैक्सीनेशन मौजूद है। जी, वो लग रही है। जी, वो लग रही है, वो अवेलेबल भी है, मुख्तलिफ नामों से आती है। इसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहते हैं, मुख्तलिफ नाम अगर कहेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन काइंडली ज़रा बता दीजिए। और फिर वो कहाँ से लगवाई जा सकती है, उसकी क्या प्राइस है, काइंडली वो भी ज़रा शेयर करें। इतनी महंगी नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल है, हमेशा 1000-1500 रुपये की भी आ जाती है, और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी पिछली साल अवेलेबल थी फॉर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। जी, वो हमारे लिए फ्री थी। इन्फ्लूवैक टेट्रा के नाम से, वैक्सीग्रिप के नाम से, और मुख्तलिफ नामों के साथ आती है। हर साल इसकी जो बनाई जाती है वो मुख्तलिफ स्ट्रेन्स के खिलाफ बनाई जाती है। चूँकि स्ट्रेन्स चेंज होते रहते हैं इन्फ्लुएंजा के, तो इस वजह से मैं ये बताना चाहूँगा जो लेटेस्ट इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है वो लगाएं, अक्टूबर के स्टार्ट में लगाएं, ताकि उसका इफेक्ट सर्दियों में आ जाए और 1 साल तक उसका इफेक्ट रहता है। तो ये चीज़ जो स्पेशली वो लोग जो ओल्ड एज में, मैंने पहले भी बताया, बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, या जो अफेक्टेड कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, किसी को दिल का मसला है, या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, और या पैरामेडिक साल्स जिसकी इंटरेक्शन मरीजों के साथ बहुत ज़्यादा है, वो ज़रूर लगाएं, इसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा सर, आई हैव नोटिस्ड कि देखिए, जब हम हमारे दौर में आज से अगर 20-25 साल पीछे चले जाएं तो तब बच्चा पैदा होता था तो उसको कुछ वैक्सीनेशंस लग जाती थी, कुछ हिफाजती टीके लगते थे। फिर उसके बाद थोड़ा चेंज हो गया, लोगों के माइंडसेट डिफरेंट हो गए, कई लोगों ने इसको ईजी भी लिया, और आज की जनरेशन में शायद बहुत कम ही है कि रेयर है कि बच्चों को हिफाजती टीके लग रहे हों। ये जो वैक्सीनेशन लगवाने का अमल है, ये तभी से हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के दौर में क्या लोग इतने इंटरेस्टेड होते हैं? मतलब आप उनको बताएं कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी एज में हो वो जाकर फ़ौरन से लगवा लेते हैं। आपको लगता है इज़ दैट पॉसिबल? बेसिकली मैं फिर यही बात कहूँगा कि लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है हमें। तो ये जो चीज़ आ रही है, जैसे फ्लू की अगर हमने वैक्सीनेशन लगाई है तो उसकी चांसेस जो डेवलप होने के कम है। इसके जनरली 90% तो ये वो फ्लू है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। पेशेंट आगे को निमोनिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखें, जब कोरोना आया था तो उसकी वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट थी, हम सब ने लगवाई, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी था, लोगों ने जाली भी सर्टिफिकेट बनवा लिया या लोगों ने नहीं भी लगवाई, और आज वो ये लोग बड़ा फ़ख्र से ही कहते हैं, देखिए नहीं लगवाई सी, इसी फ़ायदे च रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके हमने एज वी हर्ड कि उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी थे वैक्सीनेशन लगने के बाद। एंड आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स जिसने आफ्टर इफेक्ट्स फेस किए हैं कोरोना की वैक्सीनेशन लगाने के बाद। तो ये भी एक डर है लोगों के दिलों में। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वो लोग हैं जो फॉर एग्जांपल किसी को गुर्दे ख़त्म हो जाएं तो वो डायलिसिस के लिए मना करते हैं कि लिए डायलिसिस ना करवाएं। उनकी इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है, वो एज ए ले मैन लोगों को अपना मशवरा दे रहे होते हैं जिनकी रिसर्च भी नहीं होती है। आई बिलीव कि उनको पढ़ना चाहिए, नेट से पढ़ें, अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, उसके फ़ायदे देखें वैक्सीनेशन के, उसके नुकसान देखें। हो सकते हैं हर दवाई के पैराडोल भी लें, उसके नुकसान होते हैं, लेकिन फ़ायदे अगर ज़्यादा हो रहे हो तो रिस्क बेनिफिट तो को देखते हुए बेनिफिट्स को ज़्यादा देखा जाता है। तो मैं वैक्सीनेशन के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ। किसी भी किस्म की आती है, फॉर एग्जांपल कोविड की आई थी, मैंने खुद लगवाई है अपने, और इवन मैंने उसका आफ्टर इफेक्ट में यही हो सकता है कि छोटा मोटा बुखार, माइल्जिया, पेन वगैरह बॉडी में होती है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ पेशेंट देखता हूँ तो उसके फ़ायदे ही मुझे नज़र आए हैं। इसी तरह जो इन्फ्लूवैक है, ये आप अगर लगाएंगे तो 1 साल के लिए आप इन्फ्लुएंजा के मुख्तलिफ स्ट्रेन से बच जाएंगे, और फ्लू की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो है, जैसे नमूनिया मैं पहले बता रहा था, नमूनिया है, या हमारे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, या और कोई हार्ट और ब्रेन के भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमने देखे हैं, वो उनसे बच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्लू, जिसको केरा कहते हैं, मुझे काइंडली जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि केरा एक्चुअली लोगों को समझ में आता है, कईयों को नहीं आता है। फ्लू जो बहता नहीं है, जो रहता है आपके अंदर ही, और अंदर ही आप उसको एंटीबायोटिक से उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मुझे बताएं क्या इसका और कौन सा तरीका कार है जो आपकी एटलीस्ट कंडीशन को भी ठीक रखे, और वो जो केरा जो आपके अंदर रहता है वो बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे? ये इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? केरे को बेसिकली हम पोस्ट नेजल ड्रिप अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं। अब
फ्लू हो जो कि एलर्जिकल है या ये इन्फ्लुएंजा की वजह से हो, जब नाक के अंदर सिक्रीशंस डेवलप होंगी, नाक का चैनल पूरे हमारे गले के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे हम सांस लेते हैं वो गला है, वहाँ से फिर दो अलापन है, तो वो सांस की नाली, बिल्कुल वहाँ से सिक्रीशंस, और हम जब खींचते हैं या वैसे ही प्रोडक्शन होती है तो वो पीछे गले में जाती हैं, तो हमें गला ऐसे साफ़ करना पड़ता है। अब चूँकि वो बार बार जारी होती हैं तो इससे हमें कफ के इश्यूज़ आते हैं। ऑलरेडी जो दमा का पेशेंट है या सीओपीडी का पेशेंट है उसको ये एग्रीवेट करता है, वो सिक्रीशन जाके, और उसको अस्थमा या दमा एग्रीवेट हो जाता है। एक फॉर्म ऑफ, इसको भी हमें केरे को भी ठीक करना होता है, उसके लिए हम फिर नेज़ल स्प्रेस देते हैं, जो कि ये एलर्जीज़ जैसे फूड एलर्जीज़ हैं या मतलब इनहेलेशन कोई सर्दी की वजह से हुआ है या परफ्यूम की वजह से हुआ है, कॉस्मेटिक रीजन है कोई, उससे फिर वो ये जो एलर्जीज़ हैं ये ठीक रहती हैं और केरा ठीक हो जाता है। इसको भी ठीक करना ज़रूरी है। अगर हम इसको ठीक कर लें तो हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो खांसी से रिलेटेड, कॉम्प्लिकेशंस काइंडली जरा थोड़ा सा एड्रेस कीजिए। कॉम्प्लिकेशंस यही हैं कि जब केरा गिरता है हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, सारी रात रहता है, सिक्रीशन जाती है, वहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप कर सकता है। और इसके अलावा वो जो एस्थमा वाले पेशेंट्स हैं उसको ब्रोंकोस्पैज़म जैसे सांस की नालियों में बंद होती हैं, वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। उनको सांस रुकने की भी लोगों को एकदम से जो दिल घबराता है, जब सांस रुकता है तो फिर खांसी आती है, तो उठ के बैठना पड़ जाता है रात को, फिर इन्हेलर्स लेने पड़ते हैं। कुछ लोगों को जिनको इन्हेलर्स की नहीं भी आदत है या जिनको नहीं डॉक्टर ने लिखा होता है, वो फिर इस बीमारी को कुछ और तरीके से लेते हैं, वो नहीं समझते कि ये हमारे सांस की नाली में केरा हो रहा है। तो बेसिक ट्रीटमेंट हमें वो केरे की करनी है, केरा ठीक हो जाएगा तो ये भी प्रॉब्लम के बेहतर हो जाते हैं। सर इन दी एंड से पहले ब्रेक की जानिब जाएं, लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए अब एकदम से बारिशें हुई हैं, मौसम तब्दील हो गया है और ये अभी प्रॉपर ठंड वाला सिस्टम तो नहीं है, तो अपनी हिफाजत के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को? प्लीज़ मैं दोबारा वही बताऊंगा कि जो लोग बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, वो अपनी खुराक में प्रोटीन की चीज़ों को इस्तेमाल करें, अंडे की सफ़ेदी यूज़ करें, कीमा लें, यखनी, सूप इसका इस्तेमाल करें। और वो लोग जो बीमार हैं उनसे थोड़ी देर के लिए दूर रहें, और जो खुद बीमार होते हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, घर पे रहें, मास्क लगाएं, अपने बुज़ुर्गों के पास ना जाएं, बच्चों के पास ना जाएं। चूँकि ये 7-8 दिन के अंदर बीमारी खुद ही ठीक हो जाती है। आप उसमें भी आपने यही पैनाडोल लेनी है या मतलब एंटी एलर्जिक्स लेनी है, तो उससे आप बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे सर्दी का सीज़न शुरू होने लगे तो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरदार आगे बढ़ते हैं और आज सेहत से रिलेटेड मालूमाती प्रोग्राम है और मज़ीद चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। ज़रा अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से प्रोग्राम के पिछले हाफ पर आपने देखा है कि हमने इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीनेशन है उसके हवाले से बात की है और डॉक्टर की तरफ से ये हाईली रिकमेंडेशन में है। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, सीएम साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको यकीनी बनाएं, इस पर थोड़ा गौर व फिक्र करें, थोड़ा इस पर काम करें, इसके बारे में फ़ीडबैक लें कि ये किस हद तक ज़रूरी है। क्योंकि देखें, अगर आप सेहतमंद पंजाब चाहती हैं तो सेहतमंद पंजाब तभी मुमकिन होगा जब यहाँ पर पंजाब में रहने वाले लोग सेहतियाब होंगे, और उनकी सेहतियाबी तभी मुमकिन हो पाएगी जब उन्हें जो हिफाजती वैक्सीनेशंस हैं, उन्हें मेडिसिन्स हैं, उन्हें ईज़िली एक्सेस हो पाएंगी, आसानी से मिल पाएंगी। सो मुझे उम्मीद है कि हमारे हिसाब से हमारा जो पैगाम है सरकार तक पहुँचेगा। अभी आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे चिकनगुनिया पे, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, खबरदार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब हम एक ऐसी वबा के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि रेयर है अभी, लेकिन सुनने में आ रही है कि रिपोर्ट हो चुकी है हमारे पाकिस्तान में। चिकनगुनिया एक वायरस है जिसके बारे में बात की जा रही है कि ये पाकिस्तान में जो है वो दाखिल हो चुका है और कैरियर हमारे इर्द गिर्द ही फिर रहे हैं। इस हवाले से थोड़ी डीप डिस्कशन करते हैं, बताते हैं कि चिकनगुनिया एक्चुअली है क्या, ये किस तरह से इसकी अफजाइश हो रही है, ये पाकिस्तान में कैसे पहुंचा है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पर बात करते हैं और फिर इसके असरात पे बात करेंगे और उसके बाद हमने इसको क्योर कैसे करना है, इससे हिफाजत कैसे करनी है, इसका इलाज कैसे करना है, इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हैं। डॉक्टर साहब, हम पहले भी हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते रहते हैं, आज भी डॉक्टर साहब से हमने थोड़ा सा वक्त लिया कि हमें थोड़ा चिकनगुनिया के हवाले से अपडेट दें कि बेसिकली ये है क्या। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, कैसे ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब चिकनगुनिया मुझे ज़रा बताइए, हमने पहली बार ये नाम सुना है और ये वायरस है, बीमारी है, ये क्या है, अगर इसका मतलब डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो के ज़रिए फैलता है।
मच्छर के यानी जरिए। आप समझ लें कि जिस तरह मलेरिया और डेंगू जो कि हर शख्स हमारे इधर जानता है, बिल्कुल उसी तरह मच्छर के ज़रिए ये फैलता है। और उस मच्छर का नाम होता है एडिस मॉस्किटो, ये उसका नाम है, उस मच्छर का उस स्पेसिफिकली। मच्छर का नाम। अब वो मच्छर किसी भी ऐसे शख्स जिसको ये चिकनगुनिया है उसको काटेगा, फिर उसका ब्लड ट्रांसफ़र करेगा हेल्दी पर्सन में, एक Okay, नॉर्मल पर्सन okay. में, तो फिर उसमें शिफ्ट होगा और फिर वो शख्स भी चिकनगुनिया का शिकार हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उस वक्त मौजूद होगा जब वेक्टर भी मौजूद हो और अफेक्टेड शख्स भी मौजूद हो। सही है। इन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी। फ़र्ज़ करें अफेक्टेड शख्स मौजूद है, मच्छर मौजूद नहीं है, तो ये नहीं फैल सकता। ओके। अगर मच्छर मौजूद है, अफेक्टेड शख्स मौजूद नहीं है, तो फिर भी ये नहीं फैल सकता। मतलब ये 1 से 2, 2 से 3, ये मच्छर के ही काटने से फैलेगा। मच्छर के ही काटने से होगा, मच्छर ही काटेगा तो ये ट्रांसफ़र होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुख्तलिफ है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये मुख्तलिफ है चिकनगुनिया क्या है? जहाँ इस हिसाब से मुख्तलिफ है कि ये और वायरस है, ये चिकनगुनिया वायरस है, ठीक है ना। और वो दूसरे डेंगू और होता है, मच्छर और। अब मच्छर का इलाज मौजूद है अगर वो मलेरिया का आज़ करे। मलेरिया का हमारे पास इलाज मौजूद है, हम मेडिसिन देते हैं, 3 दिन मेडिसिन देते हैं, मलेरिया रिकवर कर जाते हैं। इसी तरह डेंगू की भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट आ जाती है, लेकिन इस वायरस का इलाज अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। अच्छा सर, ये रिपोर्ट मैंने तो पहली बार ये चिकनगुनिया का वर्ड सुना है कि ये कोई वायरल इन्फेक्शन है। अब आपकी रिसर्च वर्क में आप पहले से जानते हैं इसको, थोड़ा इसके हवाले से हमें हिस्ट्री बताइए। जी जी, ये बहुत पुराना है। सबसे पहले 1952 जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इसका एक आउटफ्लो आया था और ये था अफ्रीका में पहले। ठीक है। अफ्रीका में और ख़ासकर तंजानिया के करीब करीब जो इलाके थे वहाँ पर फैला। उसके बाद फिर अफ्रीका से ये मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल होता रहा, लोग वहाँ गए, वहाँ से वायरस लेके आए। तो अब ये तकरीबन दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक में है और उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। आपने देखा होगा कराची में अक्सर चिकनगुनिया के केस रिपोर्ट होते हैं, ठीक। तो ये इसी वजह से मोस्टली ज़ाहिर बात है, जिस इलाके में ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, आउट ऑफ कंट्री की ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, उसमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा होगा। आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तो वो उसमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा होगा। और दूसरा, ये आपके पहाड़ी इलाकों में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पहाड़ी इलाकों में हो सर। रीज़न जितने, इसकी रीज़न ये है कि एक तो मच्छर उस हाइट तक नहीं जा सकता, दूसरा टेम्परेचर। ओके। ये मच्छर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये पिछले दिनों मिड सीजन जो है, जो सितंबर का जी अगस्त सितंबर का सीज़न, अगर टेम्परेचर 15 से नीचे जाएगा तो ये मर जाएगा, ठीक है। मच्छर परवरिश नहीं कर सकता। अगर इसके अंडे भी मौजूद हैं तो उनमें से बच्चा नहीं निकल सकता, वो वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे, वो नहीं कर सकते। अगर टेम्परेचर 35 से ऊपर हो जाएगा तो फिर भी इसकी एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। तो ये सबसे एक्टिव होता है 25 से 30 के दौरान। अब 25 से 30 के दौरान टेम्परेचर अगर मौजूद है तो ये बीमारी फैला सकता है, ठीक है। तो ये सबके लिए ट्रू है, ये चिकनगुनिया के लिए भी है, ये मलेरिया के लिए भी है और ये डेंगू के लिए भी है। अच्छा, ये सभी ये 25-30 के दर्जा हरारत पर ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 20 से 25 होगा तो इसकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। 30 से 35 होगा, एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। आपने देखा होगा कि शदीद गर्मी मई जून में आपने कोई मलेरिया का पेशेंट नहीं देखा, कोई डेंगू का पेशेंट नहीं देखा होगा, कोई चिकनगुनिया का नहीं देखा। इसी तरह जब सर्दी आ जाती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में टेम्परेचर 15 से फॉल कर जाता है, कोई नहीं देखा। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में जब आप जाते हैं, नथिया गली में जाते हैं, मरी में जाते हैं, नारायण कागान, सब वहाँ पर एक तो हाइट है, मच्छर जा ही नहीं सकता 3000 फीट से ऊपर सतह समुंदर से, और दूसरा वहाँ पर टेम्परेचर इतना है कि वहाँ पर उसकी परवरिश ही नहीं हो सकती। अच्छा सर, हम थोड़ा जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम चिकनगुनिया के इसको इससे हिफाजत कैसे करनी है, इसकी अलामात पे भी बात करते हैं और फिर मेडिकली कैसे इसको ट्रीट करना है। अच्छा सर, हमने शुरू से ये सुना है कि डेंगू का जो ये मच्छर होता है, ये मगरिब के टाइम या सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये इसके 2 फिक्स टाइम्स हैं। ये मिथ है या वाकई इसके अंदर कोई साइंस छुपी है? मतलब पता क्या होता है, जब मॉर्निंग और इवनिंग में टेम्परेचर कम होता है, नॉर्मली अगर आप सितंबर का पर्टिकुलरली मंथ देखें तो 12-1 बजे टेम्परेचर 35 से 40 के दरमियान होता है। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। अब सुबह के वक्त टेम्परेचर
25 से 30 बड़ा आइडियल होता है। आपने सुबह सुबह उठे तो 25 Early morning, 27 yes, इतना, और इसी तरह इवनिंग में भी यही टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से सिर्फ टेम्परेचर का, अगर फ़र्ज़ करें सुबह भी उसको 25 से 30 टेम्परेचर मिल जाए तो हो सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं कि उसने सिर्फ सुबह ही उठना है या शाम को ही उठना है, वो किसी वक्त भी कर सकता है, लेकिन उसको फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए। उसने सबसे ज़्यादा एक्टिव उस सूरत होना है जब 25 से 30 तक टेम्परेचर, वो बहुत तेज़ी से मूव भी करेगा, काटेगा भी, हर चीज़ करेगा, लेकिन टेम्परेचर कम होगा वो बिल्कुल लेजी सा होकर बैठ किसी कोने में छुप जाता है। अच्छा सर, अब हम देख भी रहे हैं कि आजकल जो कि मलेरिया के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, डेंगू भी बहुत रिपोर्ट हो रहा है, और अभी चिकनगुनिया एक नई चीज़ आ गई है। अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जो अवेयरनेस अभी भी कम है, लोग नहीं एहतियात बरत रहे। मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली घरों में मच्छर कहीं घूम फिर रहे हैं, तो वो कहते हैं यार हम कितों उन्होंने बंद कर लिए, की करिए, कहाँ से इसको ख़त्म करें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होते चले जा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न लगती है? मसला पता है क्या, हम एज नेशन इस तरह के हैं कि अगर कोई वबा आ जाए तो सारी गवर्नमेंट, लोग, हर चीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि इस वबा को रोकें। अगर यही चीज़ें, अब जारी बात है मच्छर सबको पता है स्टैगनेंट वाटर में, खड़े पानी में होना, अगर आप खड़ा पानी ना होने दें, अब जारी बात है बारिशों का सीज़न है, देखा है आपने सैलाब भी, अब स्टैगनेंट वाटर आपकी हर जगह, सैलाब के इलाकों में तो वहाँ पर तो पानी खड़ा है, जहाँ पर भी 2 से 3 दिन में पानी खड़ा होगा ये मच्छर परवरिश कर देगा। अब ये मच्छर परवरिश कर देगा, इस मच्छर की मुख्तलिफ किस्में हैं, जिन्होंने डेंगू भी करना है, जिन्होंने मलेरिया भी करना है, जिन्होंने चिकनगुनिया भी करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी खड़ा ना होने दें। शहरों में तो इजीली पॉसिबल है, देहात में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बहुत सारे मुश्किल है तो वहाँ पर ऑयल की लेयर लगा दें, ऑयल की लेयर से उनकी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, वो नहीं परवरिश कर सकेंगे। दूसरे नंबर पे जहाँ ये मुमकिन नहीं है, अपने आप को मच्छर से बचाएं, घर में मॉस्किटो नेट लगाएं, अपने ऑयल लगाएं, वो ख़ास किस्म के स्प्रे मिलते हैं वो यूज़ करें, ऑयल मिलते हैं बॉडी में लगाने के लिए, वो मच्छर आपको नहीं काट सकेंगे। अगर मच्छर आपको नहीं काट सकता तो आप इनमें से किसी बीमारी का शिकार नहीं हो सकते। ठीक हो गया। और याद रखें, ये जो बीमारियां होती हैं ये ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बच्चों, बूढ़ों और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़। उससे मुराद ये है कि कोई शुगर का मरीज़ है, कोई हेपेटाइटिस का, जिसका जिगर सुकड़ गया है, कोई HIV का है, उसमें ये ज़्यादा नुकसान, प्रेग्नेंट वूमेन जो ऑलरेडी बीमार है उनमें ये ज़्यादा, उन्हीं में ये जानलेवा होते हैं। बाकी सारे जो यंग पेशेंट होते हैं मेजॉरिटी वो रिकवर कर जाते हैं। तो ये बच्चों, बूढ़ों, प्रेग्नेंट वूमेन और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उसमें ही ये ज़्यादा तबाही का बाइस बनता है। सर थोड़ा सिम्टम्स के हवाले से बताइए, चिकनगुनिया के सिम्टम्स क्या वैसे ही हैं जैसे डेंगू या मलेरिया जैसे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बल्कि आपने इसका आंसर भी दे दिया, नियर अबाउट वही है। ओके। चिकनगुनिया का मतलब होता है कि हड्डी तोड़ना। ओके। यानी इसमें शिद्दत के साथ पेन होती है। डेंगू और चिकनगुनिया में अगर बुखार के साथ आपको सर्दी लग रही है और हड्डियों में बहुत शदीद दर्द हो रही है और बहुत दर्द हो रही है, आपको इस तरह लग रहा है जिस तरह को हड्डियाँ तोड़ रहा है, तो समझ जाए आपको डेंगू या चिकनगुनिया का मसला हो गया। तो उस वजह से उसी वक्त फिर इसका डायग्नोज बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ एक CBC टेस्ट करवाना है जो 90 रुपए में हर लेबॉर्ट्री में अवेलेबल, उसकी बेस पे तशखीस हो जाती है। अगर आप सब ऑथेंटिक है, कहीं से भी करा लें, कहीं से भी CBC कहीं से भी करा लें, ये इतना आम टेस्ट है कि ये हर लेबॉर्ट्री ठीक करती है और ये तकरीबन 90 रुपए में गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अगर आपको डेंगू का शुबा है तो आप उसमें आपने देखना है कि अगर कोई भी 2 सेल, बेसिकली आपके आवाम के लिए कि 3 किस्म के सेल होते हैं। एक को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं जो कि खून के सुरख खुलिए जिनको कहते हैं, एक WBCs होते हैं और एक आपको पता है प्लेटलेट होते हैं। इनमें से कोई भी 2 अगर कम हो, मसलन आपकी HB कम है, नॉर्मल 12 से 14 होती है, आपकी ये कम है, या प्लेटलेट 1.5 लाख से ज़्यादा होते हैं ये कम है, या WB जो वाइड खुलिए होते हैं वो 4000 से ज़्यादा होते हैं, 4000 से ज़्यादा, तो 4000 से कम है, तो इनमें से कोई 2 चीज़ें मिल गई हैं तो इसका मतलब है आप डेंगू का शिकार हो चुके हैं। ठीक हो। उसी वक्त किसी मुस्तनद डॉक्टर या टीचिंग हॉस्पिटल जैसे फैसलाबाद में अलाइड और सिविल और गुलामदाबाद है, आप वहाँ पर आएंगे, आपको वहाँ पर आने के बाद 1 रुपये की भी कास्ट बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ पर डेंगू का टेस्ट फ्री होगा, आपको अद्वियात फ्री मिलेंगी और आपके लिए वहाँ पर अलहदा कमरे और अलहदा वार्ड मौजूद है, ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट आपको। लेकिन
अगर आप वहाँ पर नहीं आएंगे तो यही बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। डेंगू जितनी ज़्यादा देर घर गुजार के आएंगे उतना जान का ख़तरा ज़्यादा है। अगर आप विदिन 5 डेज़ आ जाएंगे तो जान का ख़तरा बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो उसका इलाज करें। और सर ऐसे ही चिकनगुनिया भी सेम कंडीशन, सेम रिक्वायरमेंट्स? चिकनगुनिया सेल्फ लिमिटिंग है, सिर्फ आपने देखना है कि फ्लूइड की कमी ना हो, बुखार को कंट्रोल करना है, पेन्स को कंट्रोल करना है। कुछ कंडीशन में ये पेचीदगियाँ भी पैदा कर देता है, यानी ये दिल पे हमलावर हो सकता है, ये गुर्दों को फेल कर सकता है, और ये किसी वक्त भी हो सकता है। किसी वक्त भी हो सकता है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम मोस्टली पेशेंट को 5 से 6 दिन तक वार्ड में रखते हैं। मेजॉरिटी 80 to 90% को कोई पेचीदगी नहीं आती। सही है, ठीक हो वो गया। सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए अब रेस्ट करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है। और 5 से 10% जिनको पेचीदगी आती है फिर उनका इलाज किया जाता है। खौसी साहब ब्रेक की जाना चाहते हैं और थोड़ा और मजीद डिस्कशन करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। डॉक्टर साहब के साथ हमारे साथ रहिए, दोबारा मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा अब रिलेट करते हैं चीज़ों को। मुझे बताएं, पिछले सीज़न भी इसी तरीके से डेंगू के वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे, या इस बार क्योंकि हमने फ्लड देखा है, इस बार हैवी फ्लड देखा है, क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है इस बार डेंगू के बढ़ावे की? जी, डेंगू का कोई इतने ज़्यादा केसेस नहीं है जहाँ तक फैसलाबाद का ताल्लुक है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि टेम्परेचर अब्रप्टली नीचे गया। यस, वो उस सूरत डेंगू के पेशेंट ज़्यादा होते हैं अगर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाए, तो फिर एक बहुत लंबा अरसा मच्छर को मिल जाता है जिसमें 25 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। इस दफ़ा तो आपने देखा कि गर्मी थी और सर ये मैं तो कहता हूँ सितंबर का एंड था, एक बारिश हुई है और पंखे बंद हो सब कुछ बंद हो गया एकदम से। और आप अगर सुबह देखें तो टेम्परेचर 20 से नीचे हो। जी जी। अब 20 से नीचे टेम्परेचर में ये मच्छर एक्टिव ही नहीं है, तो इस वजह से चांस ये अल्लाह ने बचा लिया। सही ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम इससे बचे। तो डॉक्टर साहब ये जो एकदम से चेंज है, मतलब इट्स ओवरनाइट चेंज मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने एकदम से बदलता हुआ मौसम नहीं देखा। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो मौसमों की तब्दीलियाँ हैं, मतलब सर्दी से गर्मी, बाहर खिज़ां, वो एक लय की तरह आता है और एक उसका एक टाइम पीरियड है जिसमें मौसम की तब्दीली आपको महसूस होती है। ये जो एकदम से ओवरनाइट जो मौसम की तब्दीली है, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये तो क्लाइमेट चेंजेस है जो पूरी दुनिया फेस कर रही है। आप लोगों ने नेचर को डिस्टर्ब किया, जब भी नेचर को डिस्टर्ब करें तो इस तरह की तब्दीली आती है। अब आप देखेंगे कि जो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि सर्दी भी बड़ी शदीद आएगी। यस, और वो अभी से महसूस हो रहा है। अभी आप अगर चिकनगुनिया, मलेरिया या डेंगू से बचेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा का चांस बढ़ जाएगा। यस। तो जब भी आप नेचर को छेड़छाड़ करेंगे तो ये क्लाइमेट चेंजेस आती रहती हैं। अब इसी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से शदीद सर्दी, शदीद गर्मी, बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम, बहुत ज़्यादा क्लाउड बरस्ट, बारिशें, ये सारी चीज़ें, ये सब हमने अभी गुज़श्ता महीनों में देख लिया। ये सारी की सारी हमने कहा कि हमने नेचर का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने हर जगह से पौधे, दरख्त साफ़ कर दिए, नए लगाए नहीं। तो ये सारी चेंजेस, हमने ओजोन की लेयर को डैमेज कर दिया, हमने धुआं बहुत ज़्यादा दे दिया। ये सारी चीज़ों ने इसका बेड़ा गर्क किया। लेकिन इन बारिशों का एक फ़ायदा ये हुआ कि हम स्मोक से बच गए। ये हमारा बहुत बड़ा था, क्योंकि हमारा अक्टूबर और नवंबर मोस्टली लाहौर, फैसलाबाद स्मोक में डूबा होता था। लेकिन इन बारिशों की वजह से अब स्मोक के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये पानी के साथ मिलके ये ज़मीन पे आ जाती है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल भी आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन नहीं होती रेडिकल्स की। तो ये सारे सिस्टम इस तरह के हुए कि अब हम अक्टूबर और नवंबर, जो कि हर साल हमारा स्मोक में होता था और हम बिल्कुल धुएं में रहते थे, वो अब बचत हो गई है। इस साल मेरा नहीं ख्याल कि स्मोक का कोई। अच्छा सर, वैसे स्मोक की जब हम बात करते हैं तो अभी हल्का हल्का सुबह में या शाम में हमें जो एक धुंध सी महसूस हो रही है, वो एक्चुअल धुंध है कॉज ऑफ द सीजन या वो स्मोक है? काइंडली इसमें भी ज़रा क्लैरिफिकेशन कीजिए। स्मोक रिलेटिवली नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो रिसेंट बारिश होके आई और बारिश के बाद स्मोक का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, वो तो आपके लोकल धुआं, इंडस्ट्रीज़ का धुआं, और उस वजह से वक्ती तौर पे होती है। अदरवाइज़ स्मोक अभी तक फैसलाबाद लेवल पे तो अभी देखने में नहीं आई। ठीक हो गया। अगर अस्पतालों में जैसे देख रहे हैं कि बढ़ते हुए जो मरीजों के केसेस हैं
और देख रहे हैं कि हस्पतालों को डेवलप किया जा रहा है। फैसलाबाद में भी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं इनको एक्सपेंड किया गया है, इनको बढ़ाया गया है। जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको नए डिपार्टमेंट्स तामीर किए गए हैं। ये जो बढ़ते हुए जो मरीज़ों के जो रश है, इससे आप मुझे बताएं जो हस्पतालों पे जो दबाव है सेहत को कंट्रोल करने के जो मामला हैं वो किस हद तक अब मैनेज हो रहे हैं या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस वक्त जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं वो इंतहाई बर्डन फेस कर रहे हैं। आप ओपीडी देखें तो एक आम टीचिंग हॉस्पिटल में 5 से 10 हज़ार तक डेली मरीज़ आ रहे हैं। इंडोर में कैपेसिटी इंडोर में कैपेसिटी से डबल मरीज़ आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहले हमने देखना है वजह क्या है। हम प्रोटेक्टिव मेजर नहीं करते। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी शख्स ने सितंबर में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई है जी, उसको सबसे पहले फ्लू नहीं होगा, वो ओपीडी नहीं जाएगा। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता चेस्ट इन्फेक्शन हुआ तो वो सिवियरिटी उसकी बहुत कम होगी, इतना सीवियर नहीं होगा कि उसको हॉस्पिटल दाखिल होना पड़े। अगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाएगी तो हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है, हार्ट फेलियर का चांस कम हो जाता है, आईसीयू एडमिशन का चांस कम हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन में लगाएंगे तो उसमें पेचीदियाँ कम हो जाएंगी। बूढ़ों को लगाएंगे, ख़ास तौर पर जिनको अस्थमा, दमे का अटैक है या सीओपीडी है, उसमें चेस्ट इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। यानी ओवरऑल इफेक्टिव है ये। आप एक सिर्फ वैक्सीन लगा के आपने बर्डन को हाफ कर देना है जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। इसी तरह अगर आप चिकनाई का इस्तेमाल कम करेंगे, मोटापे को कम करेंगे तो आप ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बच जाएंगे। अजहर, लेकिन ये जो वैक्सीनेशन की, जैसे हमने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में भी आपने भी ऑफ कोर्स इसके अंदर चीज़ कोट की है, तो मैं थोड़ा इस पर भी दोबारा बात करना चाह रहा हूँ कि जो वैक्सीनेशन की जो एक आदत है या जो उसकी एक अवेयरनेस है लोगों में, वो बहुत कम है। हमने कोरोना में भी देखा, बड़ी दुनिया ने नहीं लगवाए, वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, उसके कॉम्प्लिकेशन से लोग डरते थे, ठीक है। और अभी भी ऐसे ही है। वैक्सीनेशन क्योंकि थोड़ा महंगी भी होती है, एज आई हर्ड। थोड़ा इसमें आप प्लीज़ अपनी राय दीजिए कि ये सस्ती होती है, महंगी होती है। जो मैंने सुना है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, हर आम आदमी के लिए थोड़ा उसकी पहुँच से थोड़ा दूर है, और लोग वैसे भी अवॉइड करते हैं कि यार 1000-1500 थी ला देना, रहने दो, मैं ठीक हूँ। तो कई लोग ये भी करते हैं। तो मुझे बताएं, ये जो अवेयरनेस का कैंपेन का जो सिलसिला है, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और लोगों को राग़िब किया जा सकता है कि भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, लगवाएं, सस्ती है, ये सस्ती पड़ी है, जाके लगवा लें। इसको हम कैसे पॉसिबल करें? सबसे पहली बात तो आपकी अवेलेबिलिटी है। ख़ासकर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन बड़ी लिमिटेड पाकिस्तान में मिलती है। ये तकरीबन 3 से 4 लाख वाइल आती है मल्टीनेशनल। अब 3 से 4 लाख 22 करोड़ की आबादी के लिए आटे में नमक भी नहीं है। आटे में नमक। तो इस वजह से ये सबको, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि ये उनसे रिक्वेस्ट करें मल्टीनेशनल कंपनियों से, ताकि वो अच्छी खासी मिकदार में ये तैयार करें और पाकिस्तान में मुहैया करें। जहाँ तक आपका है कि महंगी, आम तौर पर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो अगस्त और सितंबर में लगते हैं, तकरीबन हर स्टोर से 25-2600 के इर्द गिर्द मिल जाती है। ओके। और इस वन टाइम और ये पूरा 1 साल गुजारेंगे आपका। खुदा न खास्ता अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई और आपको इन्फ्लुएंजा का अटैक हो जाता है तो आप याद रखें, एक इंजेक्शन जो चेस्ट इन्फेक्शन के लिए लगना है वो 3300 रुपये मालियत का होना, और वो कुछ 7 से 15 दिन तक लगने हैं। यानी आपका डेली का खर्चा जो है वो इतना ज़्यादा आ जाएगा। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी मैं टीचिंग अस्पताल में चला जाता हूँ, मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में लग जाता हूँ। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो पैसों का ही आना है ना, गवर्नमेंट के पैसे लगें या आवाम के लगें, लग तो पाकिस्तान के रहे हैं ना। Absolutely. और आने पाकिस्तान से ही निकल के, ये कहीं और से तो आने नहीं, कोई और तो स्पॉन्सर करने का। तो फिर ये ख़र्चा मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो 2500 रुपया कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। आप इसकी वैक्सीन लगवाएंगे, पूरा साल आप महफूज रहेंगे। खुदा न खास्ता आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो 50 से 60 रुपए की टैबलेट से ठीक हो जाए। आपको उसके लिए कोई महंगे इंजेक्शन नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई आईसीयू में, खुदा न खास्ता अगर आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़े तो आईसीयू का प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं पर डे खर्चा 30,000 से 1 लाख रुपए तक। एब्सोल्युटली सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बड़ा खर्चा वो बनाकर सामने पेश कर देते हैं। अच्छा सर, हम अब अस्पतालों पर आए तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, ये जितने वायरल इन्फेक्शंस के लिए जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं
जितने इफेक्टिव आते हैं, इनके लिए जो आइसोलेशन सेंटर या डिपार्टमेंट अलग से, इसकी फ़ाली आप किस हद तक ज़रूरी समझते हैं? क्योंकि देखिए अगर वायरल इन्फेक्टेड बंदा आ रहा है तो फिर उसको सेपरेट रहना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्या है ऐसा सिस्टम हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? अगर है तो वो कितना है, और अगर नहीं है तो ये कितना ज़रूरी है? काइंडली प्लीज़ बताइए। जी, जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो फैसलाबाद की बदकिस्मती है कि फैसलाबाद में कोई इतने अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। आपके पास एक दो हॉस्पिटल के अलावा कोई भी प्राइवेट ऐसा नहीं है जहां आप एमरजेंसी की सूरत में जा सकें। ये बड़ी बदकिस्मती है सर। और दूसरे नंबर में आपके पास शायद कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पर आइसोलेशन वार्ड मौजूद हो। तो इस वक्त नहीं है कहीं? इस वक्त प्राइवेट मेरे इल्म में नहीं है कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशल आइसोलेशन वार्ड हो। मेरे इल्म में नहीं। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड मौजूद हैं। ओके, ये डेंगू के लिए भी मौजूद हैं। जब कोरोना था विद ह्यूज कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी है कि उसको कैटर कर सकते हैं जितने पेशेंट आते हैं, क्योंकि जारी बात है पेशेंट आते हैं डिस्चार्ज हो जाते हैं, आते हैं डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आइसोलेशन जो हमें आइसोलेशन जिनको कहने का हक है कि पेशेंट को अलहदा रखना ताकि दूसरे बच सकें, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल। आपके अलाइड हॉस्पिटल में भी आइसोलेशन वार्ड अलहदा मौजूद है और वहाँ का स्टाफ भी मौजूद है और बड़ा ट्रेंड स्टाफ है, और ऐसा स्टाफ है ना सिर्फ वो ट्रेन है बल्कि दूसरे डॉक्टरों को भी ट्रेन करता है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, इन दी एंड प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा देखने वालों तक इस ये चिकनगुनिया और मलेरिया और डेंगू को लेकर के जो हिफाजती मामला हैं उस पर थोड़ा सा एड्रेस आसान अल्फाज में ज़रूर कीजिए कि किस हद तक ज़रूरी है। जी, पहले सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें। इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें, एक्सरसाइज करें, और ख़ास तौर पर मैं 3 चीज़ों का नाम लूँगा, अदरक, लहसुन और जिंजर वगैरह, ये लाजमी यूज़ करें। और हल्दी जो आप यूज़ करते हैं और मोस्टली हम ज़ख्मों के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और दूसरे नंबर पर ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करें, मछली और अंडे को प्रोटीन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आप में इम्यूनिटी होगी तो जरासीम के होते हुए भी आपको बीमारी कुछ नहीं कह सकती। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खबरें ज़्यादा प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने दोबारा सेहत पर बात की है, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सेहत सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप तंदुरुस्त हो तभी आप अपनी फैमिली की कफ़ालत कर सकते हैं, अपने कारोबार को देख सकते हैं, अपने माशी मामलात को देख सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को समझना, उन पर गौर करना, अपने जिस्मानी तब्दीलियों पर गौर करना। किसी किस्म की कोई भी बीमारी है और अगर उसके सिम्टम्स आपको पता होंगे तो आप फौरी तौर पर उस पर काबू पा सकेंगे। आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में हमने चिकनगुनिया मलेरिया के हवाले से बात की, डेंगू के हवाले से दोबारा से बात की, और आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ा फ्लू के हवाले से भी बात की कि फ्लू एक ज़रूरी नहीं कि किसी एक बंदे को होगा तो घर में सबको होगा। वो किसी भी चीज़ से, कोई भी एक चीज़ आपको इफेक्ट करती है जिससे आपको फ्लू हो जाता है, तो आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन सी चीज़ है। वो मिर्चें हैं, वो कोई ठंडा पानी पीने से है, वो गर्द धूल से है। उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उससे अपने आप को बचाएं। एंड यस प्लीज़, जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। घर में अगर फ्लू चल रहा है तो इसका मतलब है वो आपके छींकने से, खांसने से वो दूसरे लोगों को भी लग सकता है। तो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल आपने खुद रखना है, बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम की वजह से जो अवेयरनेस हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, आप उसको दिमाग में रखेंगे और उस पर काम भी करेंगे। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं।